नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर में। तो आज हम करने वाले हैं रीजनिंग की क्लास नंबर 19। इसमें मैं आपको ऑर्डर एंड रैंकिंग से रिलेटेड रीजनिंग के क्वेश्चन करवाने वाला हूं। जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी वे डिस्क्रिप्शन में चेक करें, मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से उन वीडियोज़ को ज़रूर चेक करें। और जो नए व्यूअर्स हैं वे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे आपने शेयर ज़रूर करना है। और ये क्लासेस किसके लिए है? ये हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी और तमाम उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए है जिसमें ऑर्डर एंड रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ऑर्डर एंड रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं? ये क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि जैसे एक कक्षा में राम का जो स्थान है वो बाईं ओर से छठा है और श्याम का स्थान दाईं ओर से कितना है? 8वां है। तो कक्षा में कुल कितने व्यक्ति हैं? यह क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कक्षा में मिनिमम स्टूडेंट्स कितने हैं, या फिर इनके रैंक में परिवर्तित किया जाएगा। फिर इनसे पूछा जाएगा कि अब इसका जो स्थान है वो दाईं ओर से वो किस स्थान पर स्थित है। तो इस तरह के क्वेश्चन ऑर्डर एंड रैंकिंग में पूछे जाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सबसे पहले आपको इसकी स्टार्टिंग करनी होगी। जैसे आपको बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए। बेसिक नॉलेज कैसे? जैसे आप एक व्यक्ति को बिठा रहे हो, आप यहाँ पर व्यक्ति को बिठा रहे हो निर्देशों के अनुसार, आपको यहीं से शुरुआत होनी चाहिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि राम प्रारंभ से या फिर राम श्याम के पहले बैठा हुआ है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये आप देखोगे। अब जैसे आपके पास इस तरह से एक पंक्ति में आपने एक व्यक्तियों को बिठाना होता है ये सिटिंग अरेंजमेंट की तरह, लेकिन उससे काफ़ी ज़्यादा अलग है ये। यहाँ पर आपकी पोजीशन पूछी जाती है, यहाँ पर पोजीशन पूछी जाएगी। तो यहाँ देखिए आप क्या होगा। जैसे यहाँ पर कहा जाए कि राम जो है लेफ़्ट से छठे नंबर पर है। अब हमें मालूम है लेफ़्ट यहाँ पर है, तो इसका मतलब लेफ़्ट से छठे नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर हमारा कौन आ जाएगा? यहाँ पर राम आ जाएगा। अगर कहा जाए कि राइट से, तो राइट का मतलब ये है और राइट का मतलब यहाँ पर होगा, तो ये हो सकता है। अब अगर राइट और लेफ्ट की जगह आपसे कहा जाए कि प्रारंभ में, कि राम प्रारंभ से छठे स्थान पर है, अब प्रारंभ किस ओर माना जाए? देखिए, जो लेफ्ट के नीचे कही गई बात है ये लेफ्ट को ही रिप्रेजेंट करेगी, और जो राइट के नीचे कही गई बात है और ये सभी राइट को रिप्रेजेंट करेगी। कैसे? अगर कहा जाए कि राम प्रारंभ से छठे नंबर पर है, तो उसका मतलब वो लेफ्ट से ही छठे नंबर पर होगा। अगर ऐसा कहा जाए कि राम ऊपर से छठे नंबर पर है, तो ये भी लेफ्ट को ही रिप्रेजेंट करेगा, तो मतलब लेफ्ट से ही छठे नंबर पर है। आगे का भी वही होगा और पहले का भी मीनिंग वही होगा। अगर कहा जाए कि राम श्याम से पहले है या फिर राम पहले से, यहाँ पर इस तरह से पूछा जा सकता है कि राम श्याम से पहले बैठा है। अब जो राम है वो श्याम से पहले बैठा है, मतलब जो श्याम है उसके लेफ्ट में वो बैठा होगा, जो राम है वो इसके लेफ्ट में बैठा होगा, तो ही पहले आएगा। और जो ये बात कही गई है राइट के नीचे, अब जो ये बात कही गई है राइट के नीचे, ये सभी राइट के रेस्पेक्ट में कही गई है। अगर कहा जाए कि अंतिम सिरे से जो श्याम है उसकी जो पोजीशन वो है 8वीं, तो यहाँ से कहा जाएगा, ये यहाँ से काउंट होगा। या फिर कहा जाए कि नीचे से 8वां है, तो यहाँ पर ये भी आपका राइट से ही काउंट होगा। पीछे का मतलब भी होगा यही। अब जैसे कहा जा सकता है कि राम पीछे से छठे नंबर पर है, तो पीछे का मतलब भी राइट ही होगा। अब ये कहा जाए राम जो है श्याम के बाद बैठा है, जो राम है श्याम के बाद बैठा है, मतलब श्याम अगर यहाँ है तो उसके बाद का मतलब होगा कि ये इसके राइट की तरफ बैठेगा, इस तरफ बैठेगा। तो ये हो चुका है आपकी बेसिक बातें। अब यहाँ पर क्वेश्चन से समझते हैं, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे आप ज़्यादा समझ पाओगे। अब सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम इजी लेवल के क्वेश्चन लेंगे जो कि समझने में आसान रहते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि आनंद सूरज से लंबा है। अब देखिए इन्हें करने का तरीका कैसे है। आपने सबसे पहले आनंद के लिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि आनंद सूरज से लंबा है, मतलब ये इससे लंबा है। किससे? सूरज से। आगे क्या कहा गया है? आगे कहा गया है कि सूरज अशोक से लंबा है। ये है अशोक से लंबा, ये अशोक से लंबा है। अशोक कोमल से लंबा है। अब जो अशोक है वो लंबा है किससे? कोमल से। अब मैंने इसे इस तरह से क्यों लिखा? देखिए इस तरह से लिखने का आपका फ़ायदा होगा, क्योंकि ऑर्डर एंड रैंकिंग आपकी एक इस तरह के पंक्ति में ही बैठेगी। और यहाँ पर ये जो साइन है ये मैंने लंबाई के लिए यूज़ किया है कि ये इससे ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये इससे लंबा है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सबसे लंबा कौन है, तो आप देख सकते हो सबसे लंबा कौन है, तो आनंद सबसे लंबा है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप ना समझे कि ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आएंगे, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आज बेसिक क्लास है तो मैं बेसिक क्वेश्चन लेके आया हूँ। जैसे धीरे धीरे मैं आपको क्लास और करवाऊँगा, फिर मैं आपको असली क्वेश्चन करवाऊँगा जो पेपर में पूछे जाते हैं। क्योंकि अगर अभी मैं आपसे मुश्किल क्वेश्चन करवाऊँगा तो आपको करने में काफ़ी मुश्किलें आएंगी। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि 6 मित्र हैं A B C D E और F एक साथ पहाड़ चढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। अब देखिए पहाड़ चढ़ना हम इस तरह से भी इसे लिख सकते हैं।
अब इस तरह से इस क्वेश्चन को क्यों नहीं करना चाहिए, अब इस तरह से नहीं करेंगे क्योंकि अब यहाँ पर लेफ्ट इसका ये चला जाएगा, राइट ये चला जाएगा, इसमें आप काफ़ी कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपने मानना है कि जो पहाड़ है वो इस तरह से है, ये ऊंचाई मान लो और ये मान लो उसका तल। अब करना क्या है, अब सबसे पहले कहा गया है कि कुछ समय बाद डी को ज्ञात होता है कि वह बी से अधिक ऊंचाई पर है। मान लीजिए डी यहाँ पर कहीं भी बैठ जाता है, डी यहाँ पर कहीं, ये ऊंचाई है, ऊंचाई इस तरह से बढ़ रही है, ये मानकर चलना है आपने। अब देखिए डी कहीं पर बैठा है, उसे अब पता लगता है कि वो बी से अधिक ऊंचाई पर बैठा है, मतलब ये बी से ऊपर बैठा है, तो बी यहाँ कहीं नीचे आएगा, बी कहीं नीचे आएगा, परंतु ई से अधिक ऊंचाई पर नहीं बैठा है। अब देखें यहाँ पर परंतु आया है, परंतु यहाँ पर परंतु और तथा जो भी शब्द आए उसका मतलब हमेशा तीन व्यक्तियों में सबसे पहले व्यक्ति के रेस्पेक्ट में कही गई होती है। तो मतलब जो डी है ई से अधिक ऊंचाई पर नहीं बैठा है, इसका मतलब ई यहाँ पर कहीं ऊपर आएगा। अब जगह हमें पता नहीं है, हम बस अनुमान लगा रहे हैं। अब आगे कहा गया है सी डी से अधिक ऊंचाई पर नहीं बैठा है, जो सी है वो डी से अधिक ऊंचाई पर नहीं बैठा है, मतलब वो इसके पीछे ही बैठा है, डी के पीछे बैठा है सी। लेकिन ये नहीं बताया है कि वो बी के पीछे है, या फिर ये भी नहीं बताया है कि वो बी के आगे है। तो हो सकता है वो यहाँ भी आए, हो सकता है वो यहाँ भी आए, तो इसे हम ऐसे ही रख लेते हैं, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में कोई ढंग की बात नहीं कही गई है, क्लैरिफाई नहीं किया गया है कि ये डी से तो पीछे है, लेकिन क्या ये बी से भी पीछे है कि बी से आगे, ये नहीं बताया गया। आगे कहा गया है लेकिन ए से नहीं, जो एफ से नीचे है, मतलब जो ये सी है वो डी से अधिक ऊंचाई पर नहीं है। तो मान लीजिए हम ये मानकर चलते हैं, पहली कंडीशन में हम ये मानकर चलते हैं कि सी यहाँ पर है, क्योंकि डी से कम ऊंचाई पर है, तो सी यहाँ पर मान ले। तो अब कहा गया है कि सी डी से अधिक ऊंचाई पर नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूरा देखते हैं तो यहाँ पर कहा गया है कि लेकिन ए से नीचे नहीं है, इसका मतलब ए इसके नीचे आएगा, और ए जो एफ से नीचे नहीं है। अब जो के रेस्पेक्ट में कही गई बात ठीक अपने से पहले व्यक्ति के संबंध में होती है, तो एफ से ठीक पहले व्यक्ति ए है, इसका मतलब यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो सी है वो ए से तो ऊपर बैठा है, लेकिन ए एफ से भी ऊपर बैठा है। तो कहने का मतलब है अगर यहाँ पर ए यहाँ डाल देंगे और एफ यहाँ आ जाएगा, तो कितने व्यक्ति बैठ चुके, तो यहाँ पर 6 व्यक्ति बैठ चुके। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूँ। अब देखिए वो क्या है, अगर यहाँ पर कहा जाता, जैसे यहाँ पर पूछा गया है कि तो सबसे ऊंचाई वाले स्थान पर कौन बैठा है, तो सबसे ऊपर हमें पता है कि ई बैठा है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है, ये काफ़ी आसान आंसर था। अब अगर आंसर ये कहा जाता कि 6 व्यक्ति हैं यहाँ पर, जैसे अगर इनकी पोजीशन भी दे दी जाती है कि जैसे सबसे पहले 1 नंबर पर ये, 2 नंबर पर ये, 3 नंबर पर ये, 4 नंबर पर ये, 5 नंबर पर ये और 6 नंबर पर ये, अगर नंबर से यहाँ पर दिया जाता, जैसे ये ऊंचाई जो है वो नंबर पर दी गई है, जैसे ये 60 मीटर ऊंचाई पर है, ये 50 मीटर ऊंचाई पर है, ये 40 मीटर ऊंचाई पर है, ये 30 मीटर, ये 20 मीटर और 10 मीटर। अब क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि सी किस ऊंचाई पर स्थित है, सी कितने मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, तो आंसर क्या आता। देखें अगर आपके पास मैं ये पूछ लूं कि सी की ऊंचाई कितनी है, सी की ऊंचाई मुझे आपने बतानी है। अब मैं यहाँ पर आपको ऑप्शन देता हूँ, पहला ऑप्शन मैं आपको देता हूँ 40, दूसरा 30, फिर 20, फिर 10। अब मुझे कमेंट करके बताएं ज़रा इसका आंसर आप क्या दोगे, इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं कि आप क्या इसका आंसर लगाओगे। अब मुझे पता है बहुत से व्यक्तियों ने इसका आंसर ये लगाया होगा, या तो 40 या तो 30, क्योंकि ज़्यादातर ने 30 लगाया होगा। यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पर 30 है, लेकिन एक बात ध्यान से सुने, जब हमने सी की जगह बैठाई थी तो यहाँ पर हमें केवल यही बताया गया था कि जो सी है वो डी से नीचे बैठा है, ये नहीं कहा था कि वो बी के किस स्थान पर है। हो सकता है कि वो बी के पीछे आए, या हो सकता है वो बी के आगे आए। तो यहाँ पर आपके पास एक और ऑप्शन दिया जाएगा, या तो आपके पास नन ऑफ दीज का ऑप्शन दिया जाएगा, या तो फिर कांट बी डिटरमाइंड का ऑप्शन दिया जाएगा। अब आपके पास अगर नन ऑफ दीज और कांट बी डिटरमाइंड दोनों दिया हो तो किसे चुनना, तो आपने कांट बी डिटरमाइंड को चुनना, क्योंकि यहाँ पर हमें पूरी जो इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी कि ये दो कहाँ पर आएंगे, सी हमारा कहाँ पर आएगा। तो इस चीज़ का आपने खासा ध्यान रखना है कि ये कहाँ पर बैठेगा, ज़्यादा ध्यान आपने इस चीज़ पर देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो पॉज करोगे और खुद से इसे ट्राई करोगे, क्योंकि काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये। कहा गया है कि 4 दोस्त है ए बी सी डी, बी यहाँ पर कहा गया कि हल्का है। अब यहाँ पर कहा गया है कि सी डी से भारी है, जो सी है वो भारी है डी से, लेकिन ए से हल्का है, मतलब ए इससे भारी हुआ। बी का मतलब यहाँ पर कहा गया है कि बी हल्का है, तो हो सकता है बी ए से भी हल्का हो सकता है बी सी से भी हल्का हो सकता है बी डी से भी हल्का, तो बी को हम यहाँ मानकर चल सकते हैं। सबसे भारी कौन है, तो ए है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर कहा गया है कि एक पंक्ति में 7 सदस्य है, ए डी और एफ के बीच में बैठा है। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, एक पंक्ति है, 7 सदस्य बैठे हैं। अब मान लीजिए ए डी और एफ के बीच में बैठा है, मान लीजिए ए अगर यहाँ है, ए डी और एफ के बीच में बैठा है, एक पॉसिबिलिटी तो ये हो गई, एक पॉसिबिलिटी तो ये हो गई। अब ऐसा भी तो हो सकता है, यहाँ पर कहा गया है ना कि जो ए है वो डी और एफ के बीच में बैठा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि डी यहाँ आए एफ यहाँ आए, तो दोनों पॉसिबिलिटी मानकर चलेंगे। आगे कहा गया है कि सी एफ और जी के बीच में बैठा है, जो सी है वो एफ और जी के बीच में बैठा है। अब यहाँ पर तो यही आएगा, इस वाली कंडीशन में तो यही आएगा कि जो सी है वो एफ और जी के बीच में बैठा है, तो यहाँ पर सी आएगा। अब जी यहाँ तो नहीं आ सकता ना, क्योंकि यहाँ तो पहले से व्यक्ति आए हैं, और जो सी है वो एफ और जी के बीच में बैठा है, ये कंडीशन फुलफिल हो गई। आगे कहा गया है कि जी सी और ई के बीच में बैठा है, जो ये जी है वो सी और ई के बीच में बैठा है, तो यहाँ पर तो फुलफिल हो गया। लेकिन यहाँ आप देखोगे, यहाँ पर कहा गया है कि जो जी है, जी सी और ई के बीच में बैठा है, तो यहाँ पर भी ये कंडीशन फुलफिल कर गया, यहाँ पर भी बैठ गया। आगे कहा गया है कि डी बी और ए के बीच में बैठा है, जो डी है वो बी और ए के बीच में बैठा है, जो डी है वो बी और ए के बीच में बैठा है, तो यहाँ पर भी ये बैठ चुका और यहाँ पर भी ये बैठ चुका। अब देखिए दोनों पॉसिबिलिटी ठीक हो चुकी है, और ऐसा ज़्यादातर क्वेश्चन में ऐसा मुमकिन नहीं होता है कि दो पॉसिबिलिटीज़ ठीक हो जाए। तो एक बार आपने फिर से क्वेश्चन देखना है। अब जैसे हम एक बार फिर से देखेंगे, यहाँ पर कहा गया है पहली पॉसिबिलिटी में कि 7 सदस्य हैं, हाँ 7 सदस्य हैं। फिर कहा गया था कि यहाँ पर कहा गया था कि ए डी और एफ के बीच में बैठा है, तो जो ए है वो डी और एफ के बीच में बैठा लिया। आगे कहा गया था सी, जो सी है, जो ये सी है वो किसके बीच में, सी और एफ के बीच में बैठा है, सी एफ और जी के बीच में बैठा है, तो जी हाँ एफ और जी के बीच में हमने इसे बैठा लिया, सी को हमने एफ और जी के बीच में बैठा लिया। अब आगे कहा गया था जो जी है, जो जी है वो सी और ई के बीच में बैठा है, यहाँ भी बैठा लिया, ये कंडीशन तो फुलफिल हो गई। आगे कहा था कि जो डी है वो बी और ए के बीच में बैठा है, तो डी यहाँ पर बी और ए के बीच में बैठा है, ये कंडीशन तो पूरी ठीक है। नीचे वाली कंडीशन को देखते हैं, नीचे वाली कंडीशन में भी यही देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो ए है वो डी और एफ के बीच में बैठा है, जी हाँ वो बैठा है। अब आगे कहा गया है कि जो सी है, जो सी है ये एफ और जी के बीच में बैठा है, तो जी हाँ ये एफ और जी के बीच में बैठा है। आगे देखते हैं आगे क्या कहा है। अब आगे कहा है जो जी है, जो जी है वो ई और सी के बीच में बैठा है, तो जी हमारा देखेंगे यहाँ पर, जी यहाँ पर ई और सी के बीच में बैठा है, जी हाँ बैठा है। आगे कहा गया है कि और डी ए और बी के बीच में बैठा है, तो केंद्र में कौन है, तो ए और डी के बीच में बैठा है, जो डी है वो ए और बी के बीच में बैठा है, तो केंद्र में कौन है, तो यहाँ देखेंगे केंद्र में कौन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति है, तो यहाँ पर केंद्र में एफ आ रहा है और यहाँ भी केंद्र में एफ ही आ रहा है, तो आंसर आपका एक ही आएगा, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर एफ हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में आपने ध्यान रखना है कि पॉसिबिलिटी कई बार एक से ज़्यादा भी बन जाती है, तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि 5 लड़कियों का समूह है। यहाँ पर कहा गया है कि कामनी ऊंचाई में सबसे अधिक से दूसरी है, परंतु आयु में रूपा से छोटी है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 टर्म्स दी गई है, 2 कंडीशन दी गई है। पहला हम मानकर चलेंगे आपकी हाइट, यहाँ पर मानकर चलेंगे हम हाइट, और यहाँ पर मानकर चलेंगे एज। तो यहाँ पर जैसे 5 लड़कियाँ हैं तो 5 स्थान बना लें, 1 2 3 4 5, और हाइट के लिए भी 5 स्थान ही बनेंगे। अब देखें यहाँ पर कहा गया है कि कामनी ऊंचाई में सबसे अधिक से दूसरी है, मतलब हाइट में वो सबसे अधिक से दूसरी, मतलब यहाँ पर दूसरी तो ये आएगा, कामनी यहाँ पर आएगा, परंतु आयु में रूपा से छोटी है, जो कामनी है वो छोटी है रूपा से, ये हमने मान लिया। अब आगे देखिए क्या कहा है, पूजा मोनिका से लंबी है। अब यहाँ आप देखोगे जो पूजा है वो लंबी है मोनिका से, पूजा मोनिका से लंबी है, परंतु आयु में सबसे छोटी है। अब पूजा जो है, अब देखिए पूजा जो यहाँ पर आएगी ये आयु में सबसे छोटी है, लेकिन हाइट में मोनिका से लंबी है। आगे क्या कहा गया है, रूपा और मोनिका समान आयु की है। जो रूपा है, रूपा और मोनिका की आयु सेम है, मतलब बराबर उम्र है, परंतु रूपा उनमें सबसे लंबी है। यहाँ पर क्या कहा गया है, रूपा और मोनिका, जो रूपा और मोनिका समान आयु की है,
रूपा मोनिका समान आयु की है, लेकिन परंतु रूपा उनमें सबसे लंबी है। तो मोनिका से लंबी कौन होगी? तो मोनिका से लंबी होगी रूपा। अब आगे कहा गया है नीलम पूजा से लंबी है, तो नीलम यहाँ पर आएगा जो कि पूजा से लंबी है। और हाइट का भी हमें यहाँ पर इनका मालूम लग चुका है कि हाइट जो है यहाँ पर ये बड़ी है इससे, क्योंकि यहाँ देखें रूपा बड़ी है मोनिका से। अब यहाँ पर कहा गया था कि नीलम पूजा से लंबी है और रूपा से बड़ी है। एज में जो है नीलम बड़ी है। तो यहाँ पर अब देखिए एक चीज़ तो हमारे पास निकल कर आया, इनकी हाइट। इनकी हाइट आ चुकी। अब आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर क्या कहा गया है? यहाँ पर कहा गया है कि जो यहाँ आपकी नीलम आएगी, क्योंकि नीलम जो है पूजा से लंबी है और पूजा मोनिका से लंबी है। ये हो चुका, ये हमने बिठा लिया, मोनिका से लंबी है। तो अब एक स्थान बचता है, रूपा का एक स्थान बचता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर कहा गया है कि रूपा और मोनिका आयु की समान है, लेकिन रूपा उनमें सबसे लंबी है। तो यहाँ पर 3 व्यक्ति तो एक साथ आएंगे, तो 3 व्यक्तियों की जगह यहाँ पर थी, 3 व्यक्तियों की जगह यहाँ पर थी, वो तो फुलफिल हो गई। एक ही व्यक्ति बचती है, वो है रूपा। अब रूपा को हमने यहाँ क्यों नहीं लिया? क्योंकि रूपा इस मोनिका से लंबी है और इसके रेस्पेक्ट में कोई बात नहीं कही गई। और ये ऐसी कंडीशन थी कि यहाँ पर पहले नीलम आएगी, फिर पूजा आएगी, फिर मोनिका आएगी, तो 3 स्थान इनको एक साथ चाहिए थे, तो वो केवल यहाँ पर संभव थे, तो यहाँ पर इन्हें लिखा। और रूपा के लिए कोई स्थान नहीं बचा, लेकिन रूपा जो है मोनिका से लंबी थी, तो हो सकता है ये सबसे लंबी हो, तो एक ही स्थान बचा था, तो हमने यहाँ पर इस रूपा को ले लिया। अब उम्र की बात करते हैं। अब उम्र में आपने यहाँ पर एक चीज़ पढ़ा होगा कि जो नीलम है पूजा से लंबी है और रूपा से बड़ी है। इससे कुछ क्लैरिफाई नहीं हो रहा कि नीलम जो है, इतना हमें पता लग चुका कि नीलम जो है वो बड़ी है रूपा से उम्र में तो बड़ी है। अब देखें, कामिनी ऊंचाई में सबसे अधिक ऊंची, दूसरी है आयु में रूपा से छोटी है। यहाँ देखिए रूपा से छोटी है कामिनी, अब कामिनी भी छोटी है। अब आपने एक चीज़ देखा होगा कि जो रूपा है और जो मोनिका है उनकी आयु समान थी। अब इन दोनों से छोटी कौन आई? कामिनी आई। और सबसे छोटी कौन है? वो पूजा है। तो यहाँ पर आ चुका, यहाँ पर देखिए नीलम आएगी, फिर यहाँ पर रूपा आएगी, फिर इन दोनों की उम्र समान है। देखिए या तो मोनिका यहाँ पर आए या तो रूपा यहाँ पर आए, इन दो में से कोई भी पहले आ सकता है। तो कामिनी यहाँ पर आएगी, तो ये हमारा सीक्वेंस बैठ चुका है। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है कि यदि इनकी ऊंचाई बढ़ते क्रम में रखी जाए तो तीसरे नंबर पर कौन होगी? अब देखिए जो इनकी ऊंचाई है बढ़ते क्रम पर रखी जाए, देखिए ये बढ़ता क्रम होगा, इस तरफ को बढ़ता क्रम होगा, तो तीसरे नंबर पर n होगी। तो यहाँ पर दिया नहीं है, तो यहाँ पर कांट बी डिटरमाइंड भी है और नन ऑफ दीज भी है। अब कांट बी डिटरमाइंड का मतलब आपको पता होना चाहिए। कांट बी डिटरमाइंड का मतलब है कि इन्फॉर्मेशन हमारे पास कम दी गई है, जिसकी वजह से हम उनकी जगह डिसाइड नहीं कर पा रहे। लेकिन यहाँ देखो इसकी जगह तो पूरी क्लियर हो चुकी है कि बढ़ते क्रम में, मतलब छोटे से बड़ा, बड़ा बड़ा इस तरह से। तो यहाँ पर देखेंगे नीलम आ चुकी है, तो नीलम ऑप्शन में नहीं दी गई है, तो नन ऑफ दीज यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर कांट बी डिटरमाइंड कहाँ आता? अगर पूछा जाता कि, अगर इस तरह से पूछा जाता कि हाइट के, अगर जैसे एज के बढ़ते हुए, जैसे एज के बढ़ते क्रम में चौथे नंबर पर कौन है? अब एज के बढ़ते क्रम पे देखोगे पहले पूजा आएगी, फिर कामिनी, फिर मोनिका, फिर रूपा। अब देखिए चौथे क्रम पर रूपा आ रही है, लेकिन ये दोनों उम्र के समान है, रूपा और मोनिका की उम्र समान है, तो इनकी जगह कैसे डिसाइड कर लोगे आप? तो यहाँ पर कांट बी डिटरमाइंड आता है, यहाँ पर नन ऑफ दीज नहीं आएगा, यहाँ पर कांट बी डिटरमाइंड आएगा, क्योंकि इन दोनों की उम्र समान है और ये नहीं पता कि मोनिका यहाँ भी आ सकती है तो रूपा यहाँ भी आ सकती है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे अपने शेयर ज़रूर करना है, और जो नए व्यूअर्स हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो में कोई गलती हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं उसे सुधार सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।